डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि हमको इसमें कितना यूनिट पढ़ना है, तो 5 यूनिट पढ़ना है। ठीक है, अब इस 5 यूनिट में पहला यूनिट है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट में हमने बताया था कि हमको बेसिकली क्या पढ़ना है कि सर्किट एलिमेंट कितने टाइप का होता है, सर्किट कितने टाइप का होता है, और जो सर्किट एलिमेंट के जो पैरामीटर होते हैं वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो हम एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट उठाते हैं कि हमारे पास पावर आ कहाँ से रहा है। तो हमारे पास पावर कहाँ से आ रहा है, कहीं पे जनरेट हो रहा होगा, है ना, कहीं पे जनरेट हो रहा होगा, उससे पावर आ रहा है। तो पावर आकर कहाँ क्या हो रहा है, तो यूटिलाइज हो रहा है। कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, तो हमारे घर में, कहीं पे इंडस्ट्री में, कहीं बड़े से कॉमर्शियल बिल्डिंग में, तो क्या हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है। तो दो इसके नोड हो गए, क्या हो गया, एक जहाँ पावर जनरेट हो रहा है और दूसरा क्या, जहाँ पावर यूटिलाइज हो रहा है। तो पावर कौन सा पावर, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो जब हम बात करते हैं तो पावर का मतलब क्या हो गया, वोल्टेज और करंट। पावर कहाँ है, मतलब क्या हो गया, वोल्टेज और करंट, कितना वोल्टेज पे कितना करंट आ रहा है, ये हमारा क्या हो गया, पावर। तो ये जो हमने यहाँ से यहाँ तक जो लाइन खींचा है, इसको मान लो कि ये क्या है, तार है। ठीक है, तो वायर है, तो वायर में क्या फ्लो हो रहा होगा, करंट फ्लो हो रहा होगा और किसी पर्टिकुलर वोल्टेज में फ्लो हो रहा होगा, तो हमको पावर यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो इस तार में क्या है, वोल्टेज है और करंट है ना। अब इस तार में इसके अलावा क्या क्या है वो देखते हैं। तो हम क्या पढ़े थे 10th में कि कोई तार है तो उसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस होगा, जिसको किससे डिनोट करते थे, आर से डिनोट करते थे। अब इसमें क्या है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है ना। तो करंट को अपोज करने के लिए एक तो रेजिस्टेंस है और दूसरा करंट की वैल्यू को अगर चेंज करते हैं तो उसको अपोज करने के लिए क्या है, इंडक्टेंस है। ध्यान से सुनना, हम कह रहे हैं करंट के लिए ही ये दोनों चीज है, एक क्या है, रेजिस्टेंस है और दूसरा क्या है, इंडक्टेंस है। दोनों ही करंट को अपोज करता है। रेजिस्टेंस किसी भी करंट को अपोज करेगा, लेकिन इंडक्टेंस कब करंट को अपोज करेगा, जब करंट चेंज होगा। ठीक है, तो ये करंट के लिए दो टर्म हो गया, क्या, एक रेजिस्टेंस हो गया और दूसरा इंडक्टेंस हो गया। एक और टर्म हम पढ़ते थे, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस ये क्या करता था कि अगर कोई कैपेसिटर है और उसमें हमने वोल्टेज अप्लाई किया है तो क्या होगा, उसमें चार्ज स्टोर होगा। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। अच्छा, ये तार में ही तीनों चीज़ है, रेजिस्टेंस भी इसी तार में है, इंडक्टेंस भी इसी तार में है और कैपेसिटेंस भी इसी तार में है। ठीक है, आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये जो इस करंट फ्लो करने के कारण जो मैग्नेटिक लाइन बनता है उसके कारण इंडक्टेंस आता है, और वोल्टेज होने के कारण जो इलेक्ट्रिक लाइन बनता है उसी के करस्पॉन्डिंग हमारा कैपेसिटेंस आता है। लेकिन वो बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम ये जान लेते हैं कि क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, इंडक्टेंस होगा, कैपेसिटेंस होगा इस तार के कारण। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम इस तरह के साइन से डिनोट करते हैं। ये जो इंडक्टेंस है उसको हम इस तरह के साइन से डिनोट करते हैं, और ये जो कैपेसिटर है इसको हम इस तरह के साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस कोई है तो जैसे सपोज करो कि 5 ओम का रेजिस्टेंस है या 10 ओम का रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस को हमेशा क्या लिखेंगे, आर से डिनोट करेंगे, आर, और इसका यूनिट क्या होगा, ओम होगा। इंडक्टेंस को हम किससे डिनोट करेंगे, एल से डिनोट करेंगे और इसका यूनिट क्या होगा, हेनरी होगा, जिसको हम कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। और जो कैपेसिटर होगा उसको हम सी से डिनोट करेंगे और इसका यूनिट फैराड होगा, लेकिन फैराड बहुत बड़ा यूनिट होता है तो इसको माइक्रोफैराड या पिकोफैराड में डिनोट करेंगे। तो म्यू एफ, म्यू का मतलब माइक्रो, 10⁻⁻⁶। ठीक है, फैराड इज अ वेरी लार्ज यूनिट। तो हम अगर मार्केट में कैपेसिटर खरीदने भी जाते हैं तो 100 माइक्रोफैराड, 100 पिकोफैराड, जो छोटा छोटा येलो कलर का तुम देखते हो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में लगा रहता है, वो पिकोफैराड के रेंज का कैपेसिटर होता है। जबकि हमारे
फैन में जो कैपेसिटर लगा होता है वो माइक्रोफैराड के रेंज में होता है, 100 माइक्रोफैराड, 200 माइक्रोफैराड, इस तरह के रेंज में होता है। ठीक है, तो हम उसके यूनिट को किस में डिनोट करेंगे, तो माइक्रोफैराड के ये में डिनोट करेंगे। ठीक है, तो अब ये R जो है इसका वैल्यू कितना होगा, एक एक चीज को उठा के चलते हैं कि रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को अपोज करता है, इंडक्टेंस क्या करता है, करंट के चेंज को अपोज करता है, कैपेसिटर क्या करता है, तो चार्ज को स्टोर करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें पावर क्या होगा, है ना। ये हम क्या देखें, इसको डिनोट इसे करेंगे, इसको हम पिक्चर, अगर हम इसको फिगर के फॉर्म में देखें तो इस तरह से डिनोट करेंगे, इस तरह से डिनोट करेंगे, इस तरह से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि पावर कितना होगा। ठीक है, पावर की अगर हम बात करते हैं तो रेजिस्टेंस जो है उसमें जो पावर का लॉस होता है P = I² R होता है। ठीक है, जबकि इंडक्टर और कैपेसिटर में किसी तरह के पावर का लॉस नहीं होता है, लेकिन इसमें पावर स्टोर हो सकता है। अगर इसमें करंट I फ्लो हो रहा है तो इसमें पावर स्टोर कितना हो सकता है, P = ½ LI²। ठीक है, ये कैपेसिटर है और इसके टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज V है, तो इसमें पावर कितना स्टोर हो सकता है, P = ½ CV²। तो हम क्या देख लिए कि पावर इस तरह से होगा इसमें। ठीक है, अब इसके और इसके करंट और वोल्टेज का क्या रिलेशन होगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है कि पावर इतना होगा, पावर इंडक्टर में एनर्जी स्टोर इतना होगा और कैपेसिटर में एनर्जी कितना स्टोर होगा, इतना स्टोर होगा। अगर हम देखना चाहते हैं कि इसके करंट और वोल्टेज में क्या रिलेशन होगा, तो इसके लिए अब हम एक एक करके पकड़ते हैं। चलो कैपेसिटर को हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, और इंडक्टर को भी हटा देते हैं। पहले शुरू करते हैं किसके बारे में, तो रजिस्टर के बारे में। तो रजिस्टर के बारे में शुरू करते हैं। तो रजिस्टर R रेजिस्टेंस है। ठीक है, हम ओम्स लॉ पढ़े थे, है ना, 10th में भी ओम्स लॉ हम लोग पढ़े थे। उस ओम्स लॉ क्या कहता है कि जो करंट है वो प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। किसी भी रेजिस्टेंस में, किसी भी वायर में जो करंट है वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है, और यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी साइन आता है R। ठीक है, प्रोपोर्शनल साइन क्या आता है, 1/R। तो I = क्या हो गया, 1/R × V, या हम वोल्टेज को लिखेंगे तो V = क्या होगा, I × R। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला था। अगर किसी रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज में हमको रिलेशन निकालना है तो V = क्या होता है, IR होता है, या I = क्या होगा, V/R होगा। ठीक है, तो अगर हमको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, तो हम वोल्टेज निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, तो हम करंट निकाल सकते हैं I = V/R से। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इंडक्टर में देखें तो इंडक्टर में भी करंट और वोल्टेज का रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। तो ये एक इंडक्टर है, इंडक्टर है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, V है, और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I फ्लो हो रहा है। इसका इंडक्टेंस कितना है, L हेनरी है। ठीक है, तो इसके करंट और वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है V, हमने क्या कहा कि ये चेंज को अपोज करता है। मतलब ये किसको अपोज करेगा, चेंज का मतलब क्या, di/dt, है ना, स्मॉल चेंज इन करंट डिवाइड बाय स्मॉल चेंज इन टाइम। तो ये क्या होगा, रेट ऑफ चेंज हो गया, किसका, करंट का, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। इसको अपोज करेगा, कौन अपोज करेगा, इंडक्टर अपोज करेगा। तो ये जो वोल्टेज है ये इसके प्रोपोर्शनल में होगा, V इज प्रोपोर्शनल टू di/dt। लेकिन हम क्या बोले, सपोर्ट नहीं करेगा, क्या करेगा, अपोज करेगा। तो अपोज का मतलब माइनस साइन। अब जिस तरह V इज प्रोपोर्शनल टू I हो रहा था वहां पे, तो हम क्या एक प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा रहे थे, उसी तरह यहां पे भी एक प्रोपोर्शनलिटी साइन आएगा। V = माइनस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आएगा, L आएगा, और क्या होगा, di/dt। तो ये एक फॉर्मूला निकल के आएगा जो हमको V और I में
रिलेशन बताएगा। ठीक है, अब अगर हम I लिखना चाहते हैं तो V के टर्म में, तो अगर तुमको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता है तो यहाँ क्या है, डेरिवेटिव के फॉर्म में है। अगर I को लिखेंगे तो क्या, इंटीग्रल के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। चलो यहाँ पे माइनस साइन है, इसको उधर ले जाते हैं और क्या कह रहे हैं कि तुमको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो आता है ना। अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आता है तो V को हम I के डिफरेंशियल के टर्म में लिख रहे हैं, तो I को अगर हमको लिखना होगा तो क्या करेंगे, इसके इंटीग्रल के टर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो DI को इधर रख लो, ठीक है, और बाकी DT L ये सब को इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, V dt और L है तो यहाँ पे क्या होगा 1/L। ठीक है, और ये क्या हुआ, DI इक्वल टू दिस, तो I इक्वल टू क्या करेंगे, I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ DI और दिस इज इक्वल टू -1/L और इंटीग्रल ऑफ V dt। ठीक है, तो अगर हमको I लिखना है तो I क्या होगा 1/L इंटीग्रल ऑफ V dt और V लिखना है तो क्या होगा -L di/dt। तो देखो यहां पे भी हमको वोल्टेज और करंट में रिलेशन मिल गया, किसके अक्रॉस, इंडक्टर के अक्रॉस। ठीक है, इसी तरह से अगर हम कैपेसिटर का लिखना चाहते हैं तो उसमें क्या होगा देखते हैं। चलो, तो इंडक्टर को मिटा के है ना कैपेसिटर बनाते हैं। ठीक है, कैपेसिटर के बारे में हमको बेसिक चीज क्या पता है, कैपेसिटर के बारे में हमको बेसिक चीज ये पता है कि कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है, चार्ज स्टोर करता है। अगर किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है और उसके अक्रॉस वोल्टेज V है तो उसमें चार्ज कितना होगा, याद है पढ़े थे 10th में, चार्ज उसमें होता था Q इक्वल टू C इंटू V। ठीक है, लेकिन हमको तो Q नहीं पता चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको I चाहिए। और करंट का डेफिनेशन हमको पता है, करंट का डेफिनेशन क्या है, I इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पर यूनिट ऑफ टाइम। I इक्वल टू क्या होता है, dQ/dt। अब Q के जगह हम क्या रख सकते हैं, C इंटू V रख सकते हैं, तो dCV/dt। अब देखो C क्या है, कांस्टेंट है, तो I इक्वल टू क्या हो गया, C dV/dt। देखो जो बेसिक कंसेप्ट हमको पता था उसी से हम ये रिलेशन निकाले हैं। बेसिक कंसेप्ट हमको क्या पता था कि कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है। कितना चार्ज स्टोर करता है, तो उसका कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है। ठीक है, तो अगर किसी का कैपेसिटेंस C है, उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, V है, तो चार्ज कितना स्टोर होगा, उसमें Q स्टोर होगा। ठीक है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज जो है वही हमारा क्या होगा, करंट होगा। ठीक है, यही ठीक है। तो ये हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो करंट है और वोल्टेज में रिलेशन क्या मिला हमको, कि करंट जो है वो इसके डेरिवेटिव, वोल्टेज के डेरिवेटिव के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अगर हमको ठीक उसी तरह से अगर हमको वोल्टेज निकालना है तो dV इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/C I इंटू dt। और अगर हमको V लिखना है तो V इक्वल टू क्या लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ 1/C V इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dV, और फिर ये क्या हो जाएगा 1/C इंटीग्रल ऑफ I इंटू dt। ठीक है, तो हम करंट को वोल्टेज के टर्म में भी लिख सकते हैं और यहां से वोल्टेज को करंट के टर्म में भी लिख सकते हैं। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है, देखो डीसी में तो काम आएगा नहीं, है ना। ये डीसी में क्यों काम नहीं आएगा, डीसी सोर्स कैसा होता था, कांस्टेंट सोर्स होता था। ठीक है, तो ये कहाँ काम आएगा, जहां पे वोल्टेज चेंज हो रहा होगा। इसी तरह इंडक्टर वाला जो डिफरेंशियल और इंटीग्रल था, इंडक्टर कहाँ काम आएगा, जहां पे करंट चेंज हो रहा होता है। ठीक है, वो कहाँ चेंज होता है, एसी सप्लाई में। ठीक है, तो एसी सप्लाई जो हमारे घर पे आता है वो सप्लाई, तो वहां पे इंडक्टर और कैपेसिटर का बहुत ज़्यादा महत्व होगा। लेकिन डीसी का अगर हम बात करें तो वहां पे वोल्टेज कांस्टेंट होता है, करंट कांस्टेंट होता है, तो वहां पे इंडक्टर और कैपेसिटर का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होगा। लेकिन एसी के केस में महत्व है। देखो I इक्वल टू क्या है, C dV/dt। तो वहां जहां भी करंट चेंज हो रहा है एसी में, वहां पे
इसका महत्व होगा, वहाँ पे इसका महत्व होगा। ठीक है, चलो तो अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर के बारे में, उसको थोड़ा सा फिर से समराइज कर लेते हैं। और ये जो हम पहले से लाइन खींचे थे, है ना, इसमें ये किस तरह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं। ठीक है, चलो क्या क्या पढ़े, रेजिस्टेंस R के बारे में क्या पढ़े, इसमें I इक्वल टू क्या होता है, V/R होता है, या V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R होता है। ठीक है, पावर कितना होता है, पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R होता है। ठीक है, ये क्या है, ये पावर लॉस है, ये पावर खत्म हो जाएगा, ये पावर कभी वापस नहीं आएगा। जो इंडक्टर है उसके बारे में क्या पढ़े, V इक्वल टू माइनस L di/dt होता है। और अगर I लिखना चाहेंगे तो I इक्वल टू होगा, देखो हम डिफरेंशियल पहले इसलिए लिख रहे हैं कि उसको देख के तुम इंटीग्रल लिख पाओ आसानी से, और कोई बात नहीं है। ठीक है, I इक्वल टू क्या होगा, 1/L इंटीग्रल ऑफ V dt होगा। अच्छा, इसमें एनर्जी कितना स्टोर होता है, E इक्वल टू होता है हाफ L/I स्क्वायर, हाफ L/I स्क्वायर। किसी टाइम पे अगर I करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें एनर्जी स्टोर होगा हाफ L/I स्क्वायर। इसमें स्टोर होगा, है ना, खत्म नहीं होगा, ये स्टोर रहेगा। C मतलब कैपेसिटर, C किसको, इससे किसको डिनोट करते हैं, कैपेसिटर को डिनोट करते हैं। तो C में क्या लिखते हैं बताओ, I लिखते हैं, I इक्वल टू C dV/dt, हाँ C dV/dt। और इसी में अगर हमको वोल्टेज लिखना रहेगा तो V इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/C इंटीग्रल I dt। और इसमें एनर्जी कितना स्टोर होता है, तो इसमें एनर्जी स्टोर होता है हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, तो इतना चीज हम पढ़े। अब इसको यहां से रिलेट करते हैं। कोई ट्रांसमिशन लाइन है जो जनरेशन से हमारे यूटिलाइजेशन तक, मतलब हमारे कॉलोनी तक आता है, उसमें 3 वायर होता है, यहाँ हम 1 वायर उसका देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से पावर जनरेट किए, यहाँ से वोल्टेज और करंट भेजे। ठीक है, वोल्टेज और करंट भेजेंगे तो क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होगा तो वो कुछ रेजिस्टेंस फील करेगा और इसमें से कुछ पावर लॉस में चला जाएगा। कितना लॉस होगा, तो लॉस होगा हमारा I स्क्वायर R लॉस होगा, मतलब जितना पावर भेजे उतना हमारे पास पहुंचेगा नहीं, है ना, कुछ लॉस हो जाएगा। इसके अलावा क्या होगा, कुछ जो एनर्जी है वो इसके इंडक्टेंस में स्टोर रह जाएगा, रास्ते में रह जाएगा, है ना। जब हम यहाँ से बंद करेंगे तो वो या तो इधर पहुंच जाएगा या तो इधर पहुंच जाएगा। ठीक है, लेकिन स्टोर होके जब तक लाइन चालू रहेगा तब तक इसमें स्टोर होके रहेगा। कितना स्टोर होके रहेगा, E इक्वल टू हाफ L/I स्क्वायर। ठीक है, और कुछ पोर्शन क्या होगा, इसके कैपेसिटर में स्टोर हो जाएगा। तो इसको अगर हम EL लिखें तो मतलब इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड, और EC लिखें तो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर, हाफ CV स्क्वायर। ये कहाँ, कैपेसिटर में स्टोर होगा। तो हम जो पावर भेज रहे हैं तो हमको पता चलना ना चाहिए कि कहाँ कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो कहाँ जाएगा, और जो बचा हुआ पावर है वो हमको यहाँ पे यूटिलाइजेशन पे मिलेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है हमको पावर कम मिलेगा जितना यहाँ से भेज रहे हैं। तो कहाँ कहाँ गया, तो लॉस हो गया, कुछ स्टोर हो गया। स्टोर हो गया उसके बारे में तो बहुत ज़्यादा चिंता का जरूरत नहीं है, लेकिन जो लॉस हो गया ये तो कैलकुलेट करना है ना, है ना। तुम 1 यूनिट बिजली खर्च करते हो तो तुमसे 7 रुपये लेते हैं, तो रास्ता में जो लॉस हुआ उसको भी तो देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये भी कैलकुलेट करते हैं, इससे हमारा स्टेबिलिटी लाइन वगैरह का कैलकुलेट होता है, जो हम पावर सिस्टम वगैरह में, पावर सिस्टम 2 में, प्रोटेक्शन में ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम जो सर्किट में मेनली क्या पढ़ेंगे, ये जो लॉस हो रहा है ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इस लॉस को कैलकुलेट करने के लिए क्या, करंट कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमारा एम क्या रहेगा कि अगर हमको वोल्टेज पता है तो करंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों जो बेसिक एलिमेंट है सर्किट का, आज हम क्या देखें, जो बेसिक एलिमेंट है रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, वो करंट और वोल्टेज में किस तरह से रिलेशन स्थापित करता है,
किस तरह से रिलेशन एस्टेब्लिश करता है, तो वो हम यहाँ पे देख चुके हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा हम इसके बारे में अभी कुछ नहीं पढ़े। हमने क्या बोला था, रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे हम डिफाइन करते हैं, इंडक्टेंस का वैल्यू कैसे डिफाइन करते हैं, कैपेसिटर का वैल्यू कैसे डिफाइन करते हैं, ये सब भी हमको सीखना है। ठीक है, जो आने वाले क्लास में हम सीखेंगे। अभी बस इतना है कि इंडक्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर का हम जनरेशन से यूटिलाइजेशन तक में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये इफेक्ट हो रहा है इसका। ठीक है, चलो आज क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो।